हम बहुत गरीब थे, लेकिन मेरी दीदी हमेशा कोशिश करती थी कि मुझे कभी किसी चीज़ की कमी महसूस ना हो। वो खुद चाहे जैसी भी रहती, पर मुझे अच्छा खाना खिलाती थी। मुझे हमेशा यही लगता था कि आखिर उसके पास पैसे आते कहाँ से हैं। हम एक सेठानी के घर काम करते थे, जहाँ घर का लगभग सारा काम मैं ही करती थी। और दीदी अक्सर सेठानी के साथ एक कमरे में चली जाती थी और दरवाज़ा बंद हो जाता था। शुरू में मुझे लगा कि शायद कोई खास काम होगा जो सिर्फ दीदी ही कर सकती हैं। लेकिन धीरे-धीरे मुझे ये अजीब-सा लगने लगा, क्योंकि जब भी दीदी बाहर आती तो बहुत ज़्यादा थकी हुई लगती थी। उनके चेहरे पर पसीना होता था और आँखें लाल-सी दिखती थी, जैसे उन्होंने बहुत मेहनत वाला काम किया हो। मैं कई बार पूछती तो वो बस इतना कहती कि कुछ काम ऐसे होते हैं जो हर किसी को नहीं बताए जाते। समय आने पर सब समझ आ जाएगा। मैं चुप हो जाती, क्योंकि मुझे उन पर भरोसा था, लेकिन मन में सवाल ज़रूर उठते रहते थे। हमारा अपना घर बहुत छोटा था और माँ-बाप के गुज़र जाने के बाद हम दोनों ही एक दूसरे का सहारा थे। जब मैं छोटी थी तो दीदी मुझे पड़ोस में छोड़कर काम पर जाती थी, लेकिन जैसे जैसे मैं बड़ी हुई उन्होंने मुझे भी अपने साथ ले जाना शुरू कर दिया, ताकि घर का खर्च थोड़ा संभल सके। जिस दिन मैं पहली बार उस नए बंगले में गई, मुझे सब कुछ अलग लगा। बड़ा सा घर, साफ सुथरा आंगन और हर चीज़ बहुत सजी हुई थी। सेठानी ने मुझे पहली नज़र में ही गौर से देखा था। उनकी नज़रों में जैसे कोई परख थी, जिससे मैं थोड़ा असहज हो गई थी, लेकिन मैंने कुछ नहीं कहा। दीदी ने मुझे काम समझाया और खुद उनके साथ अंदर चली गई। मैं पूरे घर में झाड़ू पोछा करती रही। शुरुआत में मुझे बहुत मुश्किल हुई, क्योंकि मुझे इतना काम करने की आदत नहीं थी, लेकिन धीरे-धीरे मैं सीखने लगी। काम खत्म होने के बाद जब मैं दीदी को बुलाने गई तो दरवाज़ा बंद था। मैंने धीरे से खटखटाया। कुछ देर बाद दरवाज़ा खुला। दीदी बाहर आई तो बहुत थकी हुई लग रही थी। उन्होंने कहा कि बाहर बैठो, और फिर वापस अंदर चली गई। उस समय मुझे लगा कि ज़रूर कोई ऐसा काम है जिसमें बहुत मेहनत लगती है। पर क्या, ये समझ नहीं आ रहा था। धीरे-धीरे रोज़ का सिलसिला बन गया। मैं घर का काम करते और दीदी अंदर जाती रहती थी। मुझे कभी-कभी गुस्सा भी आता था कि सारा काम मैं कर रही हूँ और दीदी बस अंदर रहती हैं। लेकिन जब मैं उन्हें उस हालत में देखती, तो कुछ कह नहीं पाती थी। एक दिन मैंने उनसे सीधा पूछ लिया कि आखिर अंदर क्या करती हो? तो उन्होंने बस इतना कहा कि ज़िंदगी में कुछ ज़िम्मेदारियाँ ऐसी होती हैं, जिन्हें निभाने के लिए इंसान को अपने आराम से समझौता करना पड़ता है, और बात को वहीं ख़त्म कर दिया। मुझे उनका जवाब समझ तो नहीं आया, लेकिन उनके चेहरे की थकान देखकर मैंने आगे कुछ नहीं पूछा। समय बीता गया और हमारी ज़िंदगी ऐसे ही चलती रही, लेकिन एक बात मुझे हमेशा सोचने पर मजबूर करती थी कि इतनी मेहनत के बाद भी दीदी खुद पर ध्यान नहीं देती थी। उनकी सेहत धीरे-धीरे गिरने लगी थी, पर मेरे लिए वो हमेशा अच्छी चीज़ें लाती थी। मुझे मेरी पसंद का खाना खिलाती थी, चाहे खुद वो कितना भी कम खाएँ। एक दिन जब मैं उनकी अलमारी से अपना दुपट्टा लेने गई, तो मैंने अंदर पैसे देखे, काफ़ी पैसे, जिन्हें देखकर मैं हैरान रह गई, क्योंकि इतनी कमाई तो सिर्फ़ घर के काम से नहीं हो सकती थी। उस दिन मेरे मन में शक और बढ़ गया, लेकिन मैंने फिर भी कुछ नहीं कहा। उसी दिन मैंने ठान लिया कि अब मुझे सच जानना ही होगा, चाहे जो भी हो। अगले दिन जब मैं काम पर गई तो मेरा ध्यान काम में कम और उस कमरे पर ज़्यादा था। मैं बार-बार सोच रही थी कि आखिर अंदर क्या होता है। तभी मुझे लगा कि शायद मुझे खुद ही देखना पड़ेगा, लेकिन कैसे, ये समझ नहीं आ रहा था। तभी अचानक मुझे पीछे किसी की आहट महसूस हुई। मैं पलटी तो एक लड़का खड़ा था। उसने मुझसे सवाल किया कि मैं वहाँ क्या कर रही हूँ। मैं घबरा गई और बस इतना कहा कि मैं यहाँ काम करती हूँ। उसने मुझे थोड़ी देर देखा, फिर शांत होकर बैठ गया, लेकिन उसकी मौजूदगी ने मुझे और असहज कर दिया। उस दिन मेरे मन में और भी ज़्यादा सवाल उठने लगे, और मुझे लगने लगा कि इस घर में कुछ तो ऐसा है जो मुझसे छुपाया जा रहा है। उस दिन के बाद मेरे मन में जो सवाल उठे थे वो शांत होने का नाम ही नहीं ले रहे थे। मैं चाहकर भी खुद को उस कमरे से दूर नहीं रख पा रही थी, जहाँ दीदी हर रोज़ जाती थी और घंटों बाद बाहर निकलती थी। मैं काम तो करती थी, लेकिन ध्यान हर वक्त उसी तरफ लगा रहता था। मुझे अब हर छोटी बात अलग लगने लगी थी। जैसे उस कमरे के पास जाते ही हल्की सी खुशबू आती थी, शायद वो किसी तेल या दवा की। और कभी कभी अंदर से धीमी सी आवाज़ें भी आती थी, जैसे कोई लगातार काम कर रहा हो, पर साफ कुछ समझ नहीं आता था। मैं कई बार दरवाजे के पास जाकर रुकती, फिर खुद को संभाल कर वापस काम में लग जाती थी, क्योंकि मुझे डर था कि कहीं कोई मुझे देख न ले। एक दिन जब मैं किचन साफ कर रही थी, तभी वो लड़का फिर से वहीं आ गया। उसने मुझे देखा और इस बार उसकी नज़रें पहले जैसी सख्त नहीं थी, बल्कि जैसे कुछ समझने की कोशिश कर रही हो। उसने धीरे से पूछा कि तुम रोज़ इतना काम अकेले करती हो क्या? मैंने बस सिर हिला दिया। उसने कहा कि माँ तुम्हारी दीदी पर बहुत भरोसा करती हैं, तभी तो उन्हें अलग काम देती हैं। मैं चुप रही, क्योंकि मुझे खुद नहीं पता था कि वो कैसा काम है। उसने फिर कहा कि हर किसी से वो काम नहीं करवाया जा सकता, बहुत धैर्य और ताकत चाहिए होती है। ये सुनकर मेरे मन में फिर वही सवाल घूमने लगे कि आखिर ऐसा क्या है जो हर किसी से नहीं हो सकता। उस दिन जब काम खत्म हुआ तो मैं फिर से दरवाजे के पास गई, और इस बार मैंने ध्यान से सुना। अंदर से जैसे किसी के हाथ की लगातार हरकत की आवाज़ आ रही थी, और बीच बीच में धीमी सी खरा जैसी आवाज़ को दर्द की भी हो सकती थी और राहत की भी। मैं कुछ समझ नहीं पा रही थी। तभी अचानक दरवाज़ा खुला और मैं घबरा कर पीछे हट गई। दीदी बाहर आई
उनके चेहरे पर वही थकान थी, लेकिन इस बार उनकी सांसें भी तेज चल रही थी। उन्होंने मुझे देखा और बस इतना कहा कि काम खत्म हो गया, तो चलो घर चलते हैं। मैं उनके साथ चल तो दी, लेकिन अब मेरे मन में तय हो चुका था कि ये मुझे सच्चाई जाननी ही होगी। घर पहुंचकर मैंने फिर उनसे पूछने की कोशिश की, पर उन्होंने बात को टाल दिया और कहा कि कुछ बातें समझने के लिए सही समय का इंतजार करना पड़ता है। उस रात मैं देर तक सो नहीं पाई। मेरे दिमाग में बार बार वही कमरा, वही बंद दरवाजा और दीदी की हालत घूम रही थी। अगले दिन जब हम काम पर पहुंचे तो दीदी हमेशा की तरह अंदर चली गई और मैं अपने काम में लग गई। लेकिन आज मैंने तय कर लिया था कि मैं सिर्फ काम नहीं करूंगी, बल्कि हर चीज़ पर ध्यान दूंगी। मैंने जल्दी जल्दी सफाई की और फिर चुपचाप उस कमरे के पास जाकर खड़ी हो गई। इस बार मैंने दरवाजे के नीचे की छोटी सी जगह से हल्की रोशनी देखी और कान लगाकर सुना। अंदर से किसी चीज़ के रगड़ने जैसी आवाज़ आ रही थी, जैसे कोई किसी पर तेल लगाकर मालिश कर रहा हो। मेरे मन में एकदम से ख्याल आया कि क्या दीदी यही काम करती हैं? लेकिन अगर ऐसा है तो फिर इतना छुपाने की क्या ज़रूरत है? तभी पीछे से आवाज़ आई और मैं फिर चौंक गई। वो लड़का था। उसने मुझे देखा और बोला, तुम फिर यहीं खड़ी हो? मैंने कुछ नहीं कहा तो उसने धीरे से कहा कि अगर कुछ जानना है तो सीधे पूछो, छुप कर देखने से गलतफहमी ही बढ़ती है। उसकी बात सुनकर मुझे थोड़ा अजीब लगा, जैसे उसे सब पता हो पर वो कुछ खुलकर नहीं कह रहा हो। मैं वहाँ से हट गई और फिर अपने काम में लग गई। लेकिन अब मेरे मन में एक हल्की सी समझ बनने लगी थी कि शायद जो मैं सोच रही थी वो वैसा नहीं था जैसा दिख रहा है। उस दिन जब दीदी बाहर आई तो मैं उन्हें गौर से देखने लगी। उनके हाथों में हल्का सा तेल लगा हुआ था और हथेलियाँ लाल हो गई थी, जैसे उन्होंने काफ़ी देर तक किसी पर दबाव डालकर काम किया हो। अब मुझे धीरे धीरे अंदाज़ा होने लगा था कि वो अंदर क्या करती हैं, लेकिन फिर भी पूरा सच जानना बाकी था। घर आकर मैंने उनकी हथेलियों को देखा और पूछा कि क्या आपको दर्द नहीं होता? उन्होंने मुस्कुराकर कहा कि आदत हो जाती है, और फिर मेरी तरफ देखकर बोले कि जब किसी अपने के लिए कुछ करना होता है तो दर्द भी कम लगने लगता है। उनकी बात सुनकर मेरा दिल भर आया। मुझे महसूस हुआ कि शायद मैं उन्हें बिना समझे ही गलत सोच रही थी, लेकिन अभी भी मैं पूरी तरह आश्वस्त नहीं थी। अगले दिन जब दीदी की तबीयत खराब हो गई और उन्हें तेज बुखार आ गया, तो मुझे पहली बार एहसास हुआ कि वो कितना मुश्किल काम करती हैं। डॉक्टर ने आराम करने को कहा, लेकिन दीदी फिर भी काम पर जाने की जिद कर रही थी। तब मैंने तय किया कि अब मैं खुद उस काम को करके देखूंगी, तभी मुझे पूरी सच्चाई समझ आएगी। और यही सोचकर मैंने मन ही मन फैसला कर लिया कि अगले मौके पर मैं उस कमरे के अंदर ज़रूर जाऊँगी और सच का सामना खुद करूँगी। अगले दिन जब सुबह जब दीदी दवा लेकर सो गई तो मैंने चुपचाप घर से निकलने का फ़ैसला कर लिया। मेरे मन में अब डर कम और सच जानने की ज़्यादा थी। रास्ते भर मैं यही सोचती रही कि अगर मेरा अंदाज़ा सही निकला तो मुझे अपनी सोच पर शर्म आएगी, और अगर कुछ और हुआ तो मुझे दीदी का साथ देना होगा। मैं जब बंगले पर पहुंची तो सेठानी ने मुझे अकेले देखकर पूछा कि दीदी नहीं आई क्या? मैंने धीरे से कहा कि नहीं, उनकी तबीयत अभी ठीक नहीं है, डॉक्टर ने आराम करने को कहा है। उन्होंने एक पल मुझे देखा, फिर बोले कि ठीक है, तुम अपना काम कर लो। मैंने जल्दी-जल्दी पूरे घर की सफाई शुरू कर दी। आज मेरे हाथ पहले से तेज चल रहे थे, क्योंकि मेरा ध्यान काम खत्म करने पर था, ताकि मैं उस कमरे तक पहुंच सकूं, जहां हर दिन इतना रहस्य बना रहता है। जब सारे काम खत्म हो गए, तो मैं थोड़ी देर खड़ी रही। तभी शेठानी ने मुझे बुलाया और बोली कि अगर तुम चाहो तो आज वो काम तुम कर सकती हो, जो तुम्हारी दीदी करती हैं। उनकी आवाज़ में इस बार सख्ती कम और एक तरह की ज़रूरत ज़्यादा महसूस हो रही थी। मैं कुछ पल चुप रही, फिर धीरे से हामी भर दी। उन्होंने मुझे इशारे से अपने कमरे की तरफ बुलाया। जैसे ही मैं अंदर गई तो कमरे में हल्का अंधेरा था और एक छोटी सी रोशनी जल रही थी, जिससे बस आसपास की चीजें ही दिख रही थी। मेरा दिल तेज धड़क रहा था, लेकिन मैं खुद को संभाल कर खड़ी रही। सेठानी ने दरवाजा अंदर से बंद किया, पर इस बार मुझे इतना डर नहीं लगा, क्योंकि अब तक मेरे मन में जो समझ बन रही थी वो मुझे शांत कर रही थी। उन्होंने एक छोटी सी शीशी मेरी तरफ बढ़ाई और कहा कि इसमें खास तेल है, इसे लगाकर धीरे धीरे दबाव देना होता है। शुरुआत में हाथ दुखेंगे, पर धीरे धीरे तरीका आ जाएगा। मैं चुपचाप उनकी बात सुनती रही। फिर उन्होंने मुझे समझाया कि कहाँ से शुरू करना है और कैसे करना है। मैंने हिम्मत करके उन्हें के बताए तरीके से काम शुरू किया। शुरुआत में मुझे बहुत अजीब लगा, मेरे हाथ काँप रहे थे और समझ नहीं आ रहा था कि कितना दबाव देना है। लेकिन कुछ ही देर में मुझे एहसास हुआ कि ये सच में आसान नहीं है, इसमें ताकत भी लगती है और धैर्य भी। धीरे धीरे मेरे हाथों में दर्द होने लगा और पसीना आने लगा। कमरे में हल्की सी खुशबू फैल गई थी उस तेल की, जो आंखों में भी हल्की चुभन कर रही थी। पर मैं रुक नहीं सकती थी, क्योंकि अब मुझे समझ आ रहा था कि दीदी हर दिन क्या झेलती हैं। समय का पता ही नहीं चला, कब 1 घंटा बीता और कब 2 घंटे। मैं लगातार काम करती रही और अब मेरी हालत भी वही हो चुकी थी जो मैं रोज़ दीदी में देखती थी। जब मैंने रुककर सांस ली तो लगा जैसे शरीर की सारी ताकत निकल गई हो। मेरे हाथ भारी हो गई थी और हथेलियों से जलन सी हो रही थी। सेठानी ने संतोष से कहा, तुमने अच्छा किया, शुरुआत के लिए इतना काफ़ी है। फिर उन्होंने मुझे पानी दिया और बैठने को कहा। मैं वहीं बैठ गई और गहरी सांस लेने लगी।
अब मेरे मन का हर शक धीरे-धीरे खत्म हो रहा था। मुझे समझ आ गया था कि ये कोई आसान काम नहीं है, बल्कि बहुत मेहनत और सहनशक्ति वो माँगने वाला काम है। उन्होंने फिर धीरे से कहा कि तुम्हारी दीदी बहुत ज़िम्मेदार है, वो कभी मना नहीं करती, चाहे कितनी भी थक जाए। मैं उसकी मेहनत की कदर करती हूँ, इसलिए उसे उसके काम का पूरा मेहनताना देती हूँ। ये सुनकर मेरी आँखें झुक गईं। मुझे अपनी सोच पर पछतावा होने लगा। जब मैं कमरे से बाहर आई, तो मुझे ऐसा लगा जैसे मैं किसी और ही दुनिया से लौट कर आई हूँ। अब मुझे दीदी की हर बात, हर थकान और हर खामोशी का मतलब समझ में आने लगा था। मैं चुपचाप घर की तरफ चल दी। रास्ते भर कदम भारी थे, लेकिन दिल हल्का था क्योंकि अब मेरे पास हर सवाल का जवाब था। अब मुझे बस एक ही चिंता थी कि मैंने दीदी की बात नहीं मानी और बिना बताए यहाँ आ गई। जब मैं घर पहुंची तो दीदी जाग चुकी थी और मुझे देखते ही समझ गई कि मैं कहाँ गई थी, और उनके चेहरे पर गुस्सा और चिंता दोनों थे। उन्होंने मुझसे कुछ कहने से पहले ही मेरी हालत देख ली। मेरे पसीने से भीगे कपड़े और थके हुए हाथ सब कुछ बता रहे थे। मैं उनकी नज़रों से नज़र नहीं मिला पा रही थी, लेकिन अब साथ सच छुपाने का कोई मतलब नहीं था। मैंने धीरे से कहा कि मुझे सब समझ आ गया है, और इतना कहते ही मेरी आंखों से आंसू निकल आए। मुझे एहसास हो चुका था कि मेरी दीदी सिर्फ काम नहीं कर रही थी, बल्कि मेरे लिए हर दिन खुद को थका रही थी, और मैं बिना समझे उन पर शक कर रही थी। रोते हुए दीदी के पास बैठ गई और उनके हाथ पकड़ लिए। मेरे शब्द जैसे गले में अटक गए थे, लेकिन दिल में जो पछतावा था वो आंखों से साफ दिखाई दे रहा था। दीदी ने कुछ देर तक मुझे देखा, फिर धीरे से बोली कि तुम वहाँ गई थी ना। मैंने सिर झुकाकर हाँ कर दी। उन्होंने गहरी सांस ली और बोले कि मैं जानती थी एक दिन तुम खुद सच जानना चाहोगे, इसलिए मैं तुम्हें रोकती थी, क्योंकि ये काम जितना दिखता है उससे कहीं ज़्यादा कठिन है। मैंने उनके हाथों को अपने हाथों में लिया तो महसूस हुआ कि उनकी थैलियाँ कितनी सख्त हो चुकी हैं, जैसे हर दिन की मेहनत ने उन्हें बदल दिया हो। मैंने रोते हुए कहा कि मुझे माफ़ कर दो दीदी, मैंने आपके बारे में गलत सोचा। मुझे लगा था कि पता नहीं आप क्या करती हो, लेकिन आज समझ आया कि आप मेरे लिए कितना कुछ सहती हो। दीदी ने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, मेरे सिर पर हाथ फेरा और बोली कि इसमें तुम्हारी गलती नहीं है। जब तक सच पता नहीं होता, तब तक मन कई तरह की बातें सोचता है, लेकिन याद रखना हर बंद दरवाजे के पीछे बुरा ही हो ऐसा ज़रूरी नहीं होता। कुछ दरवाज़ों के पीछे ज़िम्मेदारियाँ छुपी होती हैं। मैंने उनकी बात ध्यान से सुनी और मन ही मन फैसला कर लिया कि अब मैं उन्हें अकेले ये सब नहीं करने दूँगी। अगले दिन जब हम दोनों साथ काम पर गए, तो इस बार मैंने खुद से कहा कि मैं पूरा साथ दूँगी। मैंने घर का काम पहले की तरह किया, लेकिन जब सेठानी ने अंदर बुलाया तो मैंने दीदी की तरफ देखा। दीदी ने पहले तो मना करने की कोशिश की, लेकिन मेरी ज़िद देखकर मान गई। इस बार हम दोनों ने मिलकर काम किया। शुरुआत में ही मुझे समझ आ गया कि अगर 2 लोग मिलकर करें, तो थोड़ा आसान हो सकता है। काम खत्म होने के बाद जब हम बाहर आए, तो पहली बार दीदी के चेहरे पर थोड़ी राहत दिखी। मुझे अंदर से खुशी हुई कि अब मैं उनका बोझ थोड़ा कम कर पा रही हूँ। धीरे-धीरे ये हमारा रोज़ का तरीका बन गया। मैं भी उस काम को सीखने लगी और अब मुझे उतनी परेशानी नहीं होती थी जितनी पहले दिन हुई थी। सेठानी भी हम दोनों पर भरोसा करने लगी थी और हमें पहले से बेहतर पैसे देने लगी थी, जिससे हमारी हालत धीरे-धीरे सुधरने लगी। अब मैं पहले से ज़्यादा सुकून था। हम दोनों मिलकर काम करते थे और साथ बैठकर खाना खाते। अब दीदी पहले की तरह खुद का भूखा रखकर मुझे नहीं खिलाती थी, बल्कि हम दोनों बराबर बाँट कर खाते थे। एक दिन मैंने उनसे कहा कि अब आप अकेले सब कुछ सहने की कोशिश मत करना, मैं आपके साथ हूँ। तो उन्होंने मुस्कुराकर कहा कि मुझे अब सच में हल्का महसूस होता है, क्योंकि अब तुम समझ गई हो। समय के साथ हमने थोड़ा पैसा भी बचाना शुरू किया और एक छोटा-सा सपना देखा कि एक दिन हम अपना छोटा-सा काम शुरू करेंगे, जहाँ हमें किसी के नीचे काम न करना पड़े और अपनी मेहनत का पूरा फल खुद मिल सके। अब जब मैं उस पुराने समय के बारे में सोचती हूँ, तो मुझे एहसास होता है कि शक और अधूरी जानकारी इंसान को कितना गलत सोचने पर मजबूर कर सकती है। अगर मैंने उस दिन सच जानने की हिम्मत नहीं की होती, तो शायद मैं हमेशा गलतफहमी में जीती रहती। लेकिन उस एक फैसले ने मुझे मेरी दीदी के और करीब ला दिया और मुझे समझा दिया कि असली ताकत दिखावे में नहीं, बल्कि जिम्मेदारी निभाने में होती है। अब हमारे बीच कोई राज नहीं था, सिर्फ भरोसा था, और यही भरोसा हमारी सबसे बड़ी ताकत बन गया था। दोस्तों, आपको हमारी कहानी कैसी लगी? कमेंट करके ज़रूर बताएं, और आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें।